आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से उनका वंदन अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ करने का सादर अनुरोध है। माननीय मंत्री जी एवं अतिथिगण दीप प्रज्वलित करते हुए भारतीय संस्कृति को चरितार्थ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभागार में उपस्थित हैं। शक्ति की उपस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जोरदार तालियां बजाते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन हो रहे हैं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता कायल सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री रामखिलावन पटेल जी को। माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से उनका वंदन अभिनंदन करें। इसी क्रम में प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अनुरोध है। प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मंत्री जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग श्री तुलसी सिलावट जी के स्वागत का अनुरोध है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी के स्वागत का अनुरोध है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्वागत का अनुरोध है। प्रमुख सचिव महोदय से
प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्वागत का अनुरोध है। माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध है। भारत माता की। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे के सभागार के आज के इस कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, गरीबों के मसीहा और जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज के हमारे बड़े भाई कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आज के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आज के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आदरणीय बिलवाल साहब, हमारे सभी माध्यमों से जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे कर्मठता की प्रतीक महिला स्वसहायता समूह की बहनें, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर, इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदित है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा 2012 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणा से, आपके कुशल मार्गदर्शन पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा हमारी बहनें 350 स्वसहायता समूहों के माध्यम से 40 लाख परिवार इसमें जुड़े हैं और 2024 तक 65 लाख परिवारों को, 25 लाख और परिवारों को जोड़कर इसका 65 लाख तक पूरा करना है। प्रिय बहनों, जैसा कि आप सब जानती हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़कर, संगठित करके सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों के रुचि अनुसार उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबी की आजीविका की अस्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको ध्यान में रखकर काम करते हुए प्रदेश में निर्धन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए नित्य नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हितग्राहियों का लाभ देने में जो कठिनाई हो, उसके लिए सरकार द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं को व्यवहारिक एवं सरल बनाया जा रहा है। योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाकर तकनीकी कठिनाइयां दूर कर सतत प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विशेष प्रयास करते हुए बैंक ऋण वितरण के समस्त प्रकरणों को पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत, स्वीकृत एवं वितरित कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों से जुड़ी बहनों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सशक्त नेतृत्व में प्रयास करते हुए नित्य नए सोपान तय किए जा रहे हैं। समूहों से जुड़ी बहनों को भरपूर सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग लालायित हैं। साथियों, सरकार द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एक से एक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, उसमें
हम सब लोग मिलकर सतत प्रयास कर रहे हैं। लगातार उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों का, माननीय विधायकगणों का, विभिन्न माध्यमों से जुड़े जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी हमारे महिला स्वसहायता समूह की बहनों का मैं आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की बहनों को इतनी बड़ी सौगात दी गई है जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती थी। पोषण आहार संयंत्रों के मालिक हमारे स्वसहायता समूहों के परिसंघ हैं। क्या आप जानते हैं ये संयंत्र कितने भव्य हैं? आइए इनमें से एक पोषण आहार संयंत्र का दर्शन करते हैं। पोषण आहार संयंत्र दर्शन पर तैयार फिल्म की प्रस्तुति का अनुरोध है। स्व सहायता समूह की महिलाओं की मेहनत और आत्मविश्वास को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें टेक होम राशन से जोड़ा है और महिलाओं के उत्साह को बढ़ाते हुए अब टेक होम राशन संयंत्र की जिम्मेदारी महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को सौंपा है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा और उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस तरह प्रदेश में 7 टेक होम राशन संयंत्र देवास, धार, होशंगाबाद, सागर, मंडला, रीवा और शिवपुरी में स्थापित किए गए हैं और प्रदेश के 45 जिलों में पोषण आहार की आपूर्ति प्रदेश भर के आंगनवाड़ियों में की जा रही है। इसका बेहतरीन उदाहरण देवास के पोषण आहार संयंत्र में बखूबी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम देवास जिले के ग्राम खटांबा में मध्य प्रदेश शासन ने करोड़ों की लागत से 2500 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता के पोषण आहार संयंत्र की स्थापना की। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार दिसंबर 2021 में पुनः इस संयंत्र का संचालन महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास को सौंपा गया। अब पोषण आहार के उत्पादन में लगने वाले रॉ मटेरियल की अनलोडिंग और टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग तक की प्रक्रिया का पूरा ध्यान स्व सहायता समूह की महिलाएं ही रखती है। वहीं संयंत्र में कैंटीन का संचालन, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग के अलावा संयंत्र की हर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के साथ साथ हाइजीन का भी बखूबी ध्यान रखती है। इस संयंत्र में निर्धारित गुणवत्ता एवं मात्रा के पोषण आहार का उत्पादन हो रहा है, जिसे 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन के माध्यम से उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं आजीविका मिशन से ही यहाँ तक आई हूँ इस लेवल पे, और मैं आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारी दीदियों का परिवार चलता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा ही परिवार है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक छोटे से गांव से निकले हुए हैं, जो हम खेतों में काम करते थे, जो आज पोषण आहार संयंत्र में आके और इतनी अच्छी चीजें हमको सीखने को भी मिली, रोजगार भी मिला और महिलाओं का पूरा साथ भी मिला। कहते हैं एकता में बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसे असल मायने में साबित करके दिखाया स्व सहायता समूह की महिलाओं ने और अपने जोश, जुनून और जिद को हथियार बनाकर सफलता का सफर तय किया। मध्य प्रदेश में ऐसे करोड़ों रुपए की लागत से बने 7 पोषण आहार संयंत्रों को अपने आशीर्वाद और प्रेम स्वरूप अपनी बहनों के हाथों में सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ऋण वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ करने का निवेदन है। कल तक
गांव की गलियों में कपड़े की फेरी लगाने वाली, मजदूरी करने वाली रुबीना आज मारुति कार और टवेरा जैसी गाड़ियों की मालकिन है। आइए रुबीना से जानते हैं कि कैसे उसके सपनों को आसमान मिला। तो चलते हैं जिला देवास की ओर और माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे बहन रुबीना, जो कि देवास जिले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आज नर्मदा जयंती है। मैं नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नर्मदा जी हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए सीधे सीधे माँ हैं। और नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि पीने का पानी हो नर्मदा जी से बड़े हिस्से को मिलता है, सिंचाई का जल हो नर्मदा जी हमें देती है, हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो नर्मदा मैया हमें देती है। इसलिए त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ नर्मदे आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और मैं अपनी बहनों से भी, प्रदेशवासियों से भी ये अपील करता हूँ कि माँ का कर्जा है हम पे, हमको भी वो ऋण उतारना चाहिए, कर्जा उतारना चाहिए। नर्मदा जी प्रदूषित ना हो इसका ध्यान हम रखें। नर्मदा जी के किनारे अगर हम लगा सकते हो तो साल में एक पेड़ जरूर अपने हाथों से लगाएं, अपने परिवार के नाम से लगाएं, क्योंकि नर्मदा जी कल कल छल छल करके अगर बहती है तो बरसात के पानी को पेड़ जो सोख के रखते हैं वो बूंद बूंद छोड़ते रहते हैं, और वही बूंद बूंद जल नर्मदा जी की धार बन के बहता है, और उससे हम पानी भी पीते हैं, खेती भी करते हैं, बिजली भी लेते हैं। इसलिए कम से कम हमारा कर्तव्य है कि नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहती रहे। इसलिए एक पेड़ जरूर हमारे हाथों वहाँ रोपा जाए। नर्मदा मैया को एक बार मैं फिर प्रणाम करता हूँ और अपनी बहनों के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की कृपा हम सब पर बरसे, यही निवेदन करता हूँ। आज ये संयोग है कि भाई और बहन एक ही रंग में रंगे हैं। वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है, पहला उद्देश्य बहनों का और बेटियों का सशक्तिकरण, उनको मजबूत बनाना है सब दृष्टियों से। और ऐसे ही एक सशक्तिकरण की प्रतीक हमारी बहन रुबीना हैं। रुबीना मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ मामा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो आप? बढ़िया मामा जी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहनों के बीच में होता है तो भाई बहुत खुश होता है। बिल्कुल, हम भी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, कब से आजीविका मिशन से जुड़े हैं आप? मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से जुड़े? हाँ। आपने हाँ। कौन सा काम शुरू किया था, बताइए जरा। मैं पहले मजदूरी करती थी खेतों में जाकर, और मैं आजीविका मिशन से समूह से जुड़ी हूँ। जैसे मैंने पहले तो फेरी से कपड़ा बेचा, गाँव जाकर मैंने कपड़ा बेचा, और कपड़ा बेचने के बाद में जैसे मेरी आय बढ़ती गई, मैंने शुरू में मैं 5000 का कपड़ा लेके न आई थी बैरागढ़ से। उस कपड़े को मैंने 8,140 रुपए में बेचा। अच्छा, गांव कैसे जाती थी आप? पहले तो मैं पैदल जाती थी, लंबा सा घूंघट कर लेती थी और ऐसे जाती थी शर्माते शर्माते। सिर्फ में मेरे गांव में ही करा मैंने। कुछ तो हंसते भी थे मेरे ऊपर कि देखो तो झोले उठा लिए ने चल दी। तो मैंने किसी की भी परवाह ना करते हुए मैं पहले अपने गांव से चालू करा। मैंने अपने गांव में ही बेचा, और फिर मैं धीरे धीरे जैसे मैं आसपास के गांव में भी जाने लग गई, तो मेरा जैसा आय मेरी बढ़ती गई। फिर मेरा दूर दूर के गांव में मुझे दिक्कत आने लगी जाने में, तो मैंने एक मारुति वैन खरीदी। और फिर मारुति वैन को जैसे 100 दुकान सजाते हैं, ऐसे ही मैंने मारुति वैन में पूरा रात दीदियों से, दूसरी दीदियों से मैं सिलाई भी करवाती थी। जब मारुति वैन आपने खरीदी तो बैंक से फाइनेंस करा के खरीदी या बैंक से लोन लिया मामा जी मैंने पहले? 1 लाख का
और मेरे समूह से भी लिया मैंने। अच्छा। दोनों का मिला के ने, हाँ। अब मैंने रूबीना की हिम्मत देखो, पहले सर पे गठरी रख के कपड़े बेचती थी और बाद में हिम्मत करके मारुति वैन खरीद ली लोन लेके, और फिर कैसे बढ़ा कारोबार आगे। जरा ताली तो बजाओ रूबीना के लिए। हाँ, ये मैं जैसे मारुति वैन में मैं जाती थी तो एक गांव में मैं जाती थी तो मैं 5,000 का माल बेच के निकलती थी। दीदियां सारी मेरा रास्ता देखती थी कि वो मारुति वैन वाली दीदी आई है, हम उनसे ही कपड़े लेंगे। मैंने धीरे धीरे ऐसे मेरी आय बढ़ती गई। फिर मैंने यहाँ उसके वजह फिर मैंने गणवेश का भी काम करा। मेरे जो गांव में मेरी दीदियां हैं, मैंने उनको भी सिलाई सेंटर डलवाया और हमने 20,319 नग हमने सिलाई का गणवेश का भी करा। उसमें हमें सब दीदियों को 20-20, 25-25 हजार रुपए प्रॉफिट मिला। अच्छा, आजकल रूबीना जी आपकी आमदनी कितनी है हर महीने? मेरी आमदनी 25 से 30 हजार है मामा जी। 25 से 30 हजार। और हाँ, महीने का कमा लेते हैं। और बाकी जो बहनें सिलाई सेंटर में काम करती है, उनका जो समूह से जुड़ी है, उनकी आमदनी? उनकी 10 से 15 हजार आय हो गई है। 10 से 15 हजार हो गई। 100 परिवार मेरी 100 दीदियां ऐसी हैं कि जो 10 से 15 हजार आय कर रही हैं। चलिए रूबीना दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 100 परिवारों से को काम पे लगाया। मनोज जी हमारे विधायक जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, कलेक्टर भी वहाँ पे है। मामा जी अभी मेरे यहाँ की दीदियाँ अभी पोषण आहार जो फैक्ट्री लगी उसमें भी काम कर रही हैं। अच्छा, कैसी चल रही है फैक्ट्री, ये तो बता दो। अच्छी, आपकी वजह से सब बिल्कुल बढ़िया चल रही है मामा जी। अरे चलाने वाली तो आप है, मामा तो साथ देने वाला है। और हमने अभी उपार्जन में भी काम करा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं सब बहनों को, ये 2018 के पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने ये संयंत्र प्रारंभ करे थे कि ठेकेदार क्यों बनाए पोषण आहार। 800 करोड़ रुपया से ज्यादा का काम होता था और पता नहीं कितने पैसे ठेकेदार बचाते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि ठेकेदार नहीं, ये मेरे स्व सहायता समूह के महासंघ जो है मेरी बहनों के, वो बनाएंगे पोषण आहार। और आज गर्व है मुझे कहते हुए, बीच में जब कमलनाथ की सरकार आ गई थी कांग्रेस की, तो उन्हें बंद करके फिर से ठेकेदारों को दे दिया कि ठेकेदार ही बनाएंगे। और मैंने लौट के फिर कहा कि कोई ठेकेदार नहीं चलेगा, बनाएंगी तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी, आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी। और आज बहुत सुंदर तरीके से संचालन पोषण आहार के इन प्लांटों का हो रहा है। बहनों, में केवल वहीं तक सीमित नहीं रहूंगा, 7 जगह तक आने वाले समय में ये पोषण आहार के संयंत्र और बढ़ाए जाएंगे और सब संयंत्र मेरी बहनें ही चलाएंगी। चला लोगी ना? अरे आपसे पूछ रहा हूं, चला लोगी ना? ठीक है रूबीना, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं अब। धन्यवाद रूबीना। आइए अब रुख करते हैं जिला धार के ग्राम सादलपुर की ममता सोनगौरा दीदी की तरफ, जो ब्यूटी पार्लर, साड़ी की दुकान और पशुपालन गतिविधि से आजीविका मिशन से जुड़कर सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी हैं। ममता सोनगौरा दीदी। ममता बहन नमस्कार। मामा जी को मेरा आदरणीय मामा जी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं ममता सोनगौरा ग्राम सादलपुर से। ममता जी, आपके साथ विधायक जी भी बैठी हैं, उनको भी नमस्कार। जी नमस्ते भाभी जी। ममता, कब आपने शुरू किया था समूह का काम? मामा, समूह का काम मैंने 5 अक्टूबर 2015 को मैं इस मिशन से जुड़ी थी, आजीविका मिशन से। आपने कौन सा काम प्रारंभ किया? मैंने आजीविका मिशन के माध्यम से ही, जो आज मेरे जीवन में परिवर्तन है वो तो आजीविका मिशन के माध्यम से ही है। मैंने शुरुआत ही ब्यूटी पार्लर से की थी, समूह से ऋण लेके। उसके बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली। ब्यूटी पार्लर कहाँ खोला था आपने? गांव में ही खोला था ब्यूटी पार्लर? गांव में अपने खुद के घर पे ही सर। खुद के घर पे ही? तो गांव में चल जाता था ब्यूटी पार्लर? हाँ सर, हाँ मामा जी, चल जाता। देखो एक बात मैं बताऊं अपनी बहनों को, 1 मिनट मेरी बहन, कई चीजें हम गांव में ही शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर, शादियां होती है तो दुल्हन का श्रृंगार होता है, और भी अवसर ऐसे आते हैं
जब ब्यूटी पार्लर की गांव में भी आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा काम जो गांव में भी किया जा सकता है, कोई ये नहीं कि शहरों में बड़ा ब्यूटी पार्लर बने। और ममता ने वही ब्यूटी पार्लर से अपना काम शुरू किया और सफलता के साथ चलाया। उसके बाद फिर क्या किया ममता? उसके बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली, और वो भी मेरी मतलब हम जब ग्राम संगठन हमारे समूह की बैठकें होती थी, मैं दीदियों से, गांव की दीदियों से मिलती थी, तो उन्हीं के बीच में रह के अपने ब्यूटी पार्लर का भी प्रचार किया कि मैं ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो आप मेरे पास आइए। और मेरी साड़ी की दुकान है, तो आप मेरे पास साड़ियाँ खरीदने आइए, और मैं आपको अपने समूह की दीदियाँ हैं, बहनें हैं, तो उनको अपने किफ़ायती दाम में उनको ये बेचती थी मैं। तो उसी के माध्यम से आज मैं आगे बढ़ने में मेरे पूरे समूह की जो दीदियां हैं उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। और उसी के माध्यम से फिर मैंने पशुपालन भी किया मामा जी। अब ये देखो, दूसरी चीज आपने साड़ी का शुरू किया, और एक बात और ममता बता रही है कि किफ़ायती दामों पे, अगर घर में अपने ही गाँव में थोड़े किफ़ायती दाम पे, भोपाल में कोई खरीदने आए तो ठगा जाए, कपड़ा देख के समझ में थोड़ी आता है, दुकानदार ने जितने बता दिए। लेकिन अगर गांव में कोई बहन बेचने आ रही है तो वो हमको किफ़ायती दामों पे भी उसका प्रॉफिट कमा के दे सकती है। तो गांव के लोगों को भी, बहनों को भी सुविधा हो गई, और हमने भी उसमें से पैसा कमा लिया अपने परिवार के लिए। तो इसलिए ममता ने ये काम किया। ममता को मैं बहुत बधाई देता हूँ। अब आपकी आमदनी कितनी है? आज मेरी आमदनी 25 से 30 हजार है मामा जी। 25 से 30 हजार से 30 हजार। अच्छा, कितनी एक बहनें? समय ऐसा था जो मैं, हाँ, एक समय कैसा था? एक समय ऐसा था मामा जी कि मैं 1500 रुपये महीना कमाती थी, वो भी कांच बटन करके। अच्छा, और आज मेरी आय 25 से 30 हजार है। वो है आजीविका मिशन में समूह से जुड़ने के माध्यम से। अच्छा, कितनी बहनें जुड़ी है, कितनी दीदियां जुड़ी है समूह से? मेरे समूह से 10 दीदियां जुड़ी है। उनकी आय कितनी है हर महीना? हर महीना मेरे समूह में 10 दीदियों में से 7 दीदियों की आय है 20, 25 और 30 हजार के लगभग है, और 3 दीदियां जो है उनकी आय है 7 से 8 हजार। चलिए, तालियां बजाइए ममता के लिए। उनके समूह की कई बहनें, अब ये तो लखपति हो गई, जिनकी आय 25-30 हजार हो गई, मतलब लखपति की श्रेणी में आ गई। ठीक बात है कि नहीं? अच्छे नहीं कमा पाते 25-30 हजार। आजकल 10-10 हजार रुपया की नौकरी निकलती है तो कितनी बड़ी लाइनें लग जाती है, लेकिन हमारी बहनें कमाने का काम कर रही है। अच्छा, आज कई दीदियां हमसे जुड़ी है ममता, पूरे प्रदेश में। जी मामा जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? उनको कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल मामा जी, अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो वो एक राह और वो एक दरवाजा है जो आजीविका मिशन है। अगर जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, वो यही सोचती है कि हमारे जीवन में चूल्हा चक्की के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जीवन वहीं खत्म नहीं होता है। आजीविका मिशन के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, और आप अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और आने वाले समय में ये है कि आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब देखो, ये कितना बड़ा संदेश दिया है कि आप में वो क्षमता है, आप कर सकती है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। नारी अब अबला नहीं है, नारी अब सबला है। अबला नहीं, सबला है, सबल है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। जी मामा जी। धन्यवाद ममता दीदी। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से हो रहे बदलाव किसी से छुपे नहीं हैं। यदि हम कहें कि एक बहुत बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति का संचार ग्रामीण मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपको ले चलते हैं जिला शहडोल, और ऐसी ही एक आशा राठौर दीदी जो कि ग्राम साखी से हमसे जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। आशा जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। क्या हाल है आशा दीदी? ठीक है भैया। आपके साथ जयसिंह मराबी जी भी बैठे हैं, और जी भैया जी। हाँ, शरद जी भी बैठे हैं। क्या मास्क में कम दिखते हैं? जी भैया। आशा, कब से आप समूह से जुड़ी हैं? भैया मैं तो समूह में 2011 से जुड़ी थी, जो SGSY का था, लेकिन वो समूह चल नहीं रहा था।
फिर 2012 में जब ये आजीविका मिशन का योजना आया, हमले द्वारा गांव में जानकारी हुई, उसके माध्यम से समूह से जुड़ी। और क्योंकि जो पहले समूह था उसमें कोई नियम नहीं था और जानकारी नहीं थी। अच्छा। जब जो आजीविका मिशन योजना का समूह आया उसमें हमको पंचसूत्र के बारे में पता चला कि कैसे बचत करना है, कैसे मीटिंग रखनी है। इसके बाद हमारे समूह को CCL हुआ, रिवॉल्विंग फंड मिला, फिर CCL हुई, CIF आई, जिससे कि पहले हमारी आमदनी थी 3 से 4 हजार रुपए महीने का। जब समूह आजीविका मिशन का समूह आया, जिससे कि आज की आमदनी है, उससे हम सेंटिंग प्लेट बनवाए, जिसमें आज मेरी आय है। सेंटरिंग की प्लेट बना रहे हैं आप, सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी सर, जी भैया। ये सेंटरिंग अपन कहाँ, गांव में ही मिल जाता है काम सेंटरिंग का? जी भैया, गांव में जो आवास बन रही है उसमें लग रही है हमारी पूरी। अच्छा, जो आवास गांव में बन रहे हैं तो उसमें सेंटरिंग लग जाती है। तो सेंटरिंग में एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है सेंटरिंग के काम में? सेंटरिंग के काम में 27 से 28 हजार रुपए तक हो जाता है। और आज की आमदनी मैं कर रही हूँ, जो कि बुक कीपर का काम कर रही हूँ, और थ्रेसर चल रही है, मिक्सचर मशीन है, और चावल का पापड़ बना रहे हैं। मेरी आय है 32 से 32 हजार रुपए, इससे ज्यादा भी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, 32 हजार रुपया कमा रहे हैं। अब देखो, मैं सब बहनों को कहना चाहता हूँ, इनसे हमको जो हमारे सफलता की कहानी उनसे सीखना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनने हैं तो मकान में कारीगर भी लगेंगे, मकान की छत डलनी है तो सेंटरिंग की जरूरत भी पड़ेगी। सेंटरिंग करने वाले कम मिल रहे हैं, कई बार उसलिए काम देर से होते हैं। और इसलिए सेंटरिंग करने का काम अगर स्व सहायता की समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें शुरू कर दें तो गांव के लोगों का काम भी आसानी से हो जाएगा। और जैसा अभी आपको आशा दीदी बता रही थी कि 32 हजार के आसपास, 27-28 हजार के आसपास आमदनी भी हो जाती, तो ये नए नए काम हम ढूंढ सकते हैं। सेंटरिंग का काम बहुत अच्छा काम है। ऐसे कई नए नए काम हम खोज सकते हैं जिसके कारण हमारे समूह को नया काम मिलेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी। कितने बहनें अब स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं आपके यहाँ गांव में? 530 जुड़ गई हैं दीदियाँ। 530 दीदियाँ जुड़ी हैं। अच्छा, सबको कुछ ना कुछ आमदनी हो रही या अभी सबको आमदनी नहीं हो रही? सबको हो रही भैया जी, जब से समूह में जुड़ी हैं तो सब अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं। 2 से 3 गतिविधियां कर रही हैं। 2 से 3 गतिविधियां कर रही जी। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा हूं कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद आपके समूह ने कोई गांव में सामाजिक काम भी करना शुरू किए हैं? जी भैया। क्या? मेरे समूह में तो एक आकाश समूह की दीदी हैं जो कि 17 साल के उम्र में अपनी लड़की की शादी करने के लिए चाह रही थी कि शादी करनी है। तो हम उसको बहुत समझाए कि जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तो शादी ना करिए, तो वो नहीं मान रही थी। फिर अपने यहाँ ग्राम संगठन की मीटिंग रखी गई जिसमें उसको बुलाया गया और सब महिलाओं द्वारा समझाया गया कि जब तक 18 साल की लड़की ना हो जाए तो शादी नहीं करनी, क्योंकि 17 कम उम्र में उसको कुछ भी परेशानी हो सकती है। और 18 साल में जो कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिल रहा है वो भी मिल जाएगी। वो सबके समझाने से मान गई, ग्राम संगठन की महिलाओं की मीटिंग में समझाने के बाद मान गई। वो 1 साल बाद जब 18 साल की हो गई लड़की तभी वो शादी की। उसको कन्यादान योजना 51,000 का मिला। फिर चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, ये सामाजिक काम है। मेरी सारी बहनें सुन रही हैं, कम उम्र में बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। पहले वो कम से कम खुद इतनी समझदार हो पाए कि अपने परिवार को ठीक ढंग से चला सके। ये जरूरी है, पढ़ लिख भी सके। अब तो हमको सब बेटियों को पढ़ाना है ना, बिना पढ़ाए थोड़ी रखना है। ये नया जमाना है, न्यू इंडिया बन रहा है। और अब तो शादी की बेटियों की उम्र भी 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी गई है। 21 साल।
अबोध बालिका की आप शादी कर दो, जो शादी का मतलब ही नहीं जाने, एक तरह से उस बेटी की भी हम जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उसको पढ़ने का पूरा मौका दो, वो ढंग से समझ जाए, समझ विकसित हो जाए, हर चीज समझने लगे, तब उसकी और फिर वो अपना कैरियर भी बनाएगा। भाई आज वो जमाना चला गया कि आदमी कमाएगा और बहन तो या उसकी पत्नी तो केवल घर में चूल्हा चौका ही संभालेगी। चूल्हा चौका संभालना बुरा नहीं है, लेकिन हम दुनिया के बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो केवल चूल्हे चौके के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी वो बाकी काम भी करेगी। इसलिए जरूरी है कि हम उसको विकसित होने का, उसके व्यक्तित्व के विकास का पूरा मौका दें, और नहीं तो बचपन में ही शादी हो गई तो हमने एक जिंदगी सचमुच में बर्बाद ही कर दी। और इसलिए मैं आशा बहन आपको बधाई दे रहा हूं, आप ये सामाजिक अभियान भी चलाते हैं कि कम उम्र में शादी ना करें, जब उम्र हो जाए शादी की तभी शादी करें, ताकि बच्ची की जिंदगी भी सुखी बन सके। इस सामाजिक काम के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद आशा दीदी। हमारी दीदियों द्वारा प्रदेश में 111 से अधिक प्रकार की आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उनमें से एक अभिनव गतिविधि है दीदी कैफ़े। ऐसे ही 127 दीदी कैफ़े संपूर्ण मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सहरिया आदिवासी बाहुल्य जिला श्योपुर के आजीविका प्रसादम दीदी कैफ़े। आजीविका प्रसादम दीदी कैफ़े में किसी शहरी रेस्टोरेंट के मेन्यू की सूची में अंकित समस्त व्यंजन तो उपलब्ध हैं ही, इनके अतिरिक्त श्योपुर जिले की स्थानीय व्यंजन भी इनकी विशिष्टता में सम्मिलित है। आइए संवाद करते हैं सरोज बैरवा दीदी से, जिला श्योपुर। सरोज बहन नमस्ते। नमस्ते मामा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है मामा जी, आप कैसे हो? मेरी बेटी अच्छी है तो मामा अच्छे हैं, उसमें क्या दिक्कत? जी मामा जी। आप खुश हो तो मामा खुश है। जरा ये तो बताओ, पीछे लिखा हुआ AM प्रसादम भोजनालय एंड रेस्टोरेंट, ये AM प्रसादम क्या है, जरा समझाओ तो हमें। मामा जी AM का प्रसादम का मतलब आजीविका मिशन। हाँ, ताली बजाओ। मैं समझ नहीं रहा था कि जब मैंने पीछे लिखा देखा, पीछे देखा AM, तो ये आजीविका मिशन है। जी मामा जी। चलिए, कब से चला रहे हैं आप ये प्रसादम? मामा जी हमें इसे चलाए 5 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 6ठा महीना चल रहा है। अच्छा, ये विचार इसका उद्घाटन कैसे आया कि दीदी कैफे या AM प्रसादम खोले? सबसे पहले तो आपकी वजह से ही विचार आया मामा जी। कैसे? क्योंकि आप बोलते रहते हैं हमारी दीदी ये करो, साबुन बनाओ, सरफ बनाओ, तो आपके विचार से हमारे मन में विचार आया क्यों हम कैफे खोले, प्रसादम खोले, और हमें भी नाश्ता बनाए, भोजन बनाए, ताकि कस्टमरों को और आप तक भी हमारा शुद्ध भोजन पहुंच सके। और मामा जी हम ये आशा करते हैं कि आप भी हमारे प्रसादम पे कभी मामी जी को साथ में लेके पधारे, और जरूर पधारे मामा जी। जरूर। और आपको आना ही पड़ेगा मामा जी। अरे आपने इतने आग्रह से सरोज कहा है तो मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा। जी मामा जी, आपको आना ही पड़ेगा जरूर। जरूर आऊंगा, मैं कभी न कभी जरूर आऊंगा। जी मामा जी। और मैं अभी से निर्देश दे रहा हूं कि जब मेरा वहां दौरा हो तो AM प्रसादम में जाना ही है भाई, प्रसाद वहीं पाना है। क्या क्या बनता है कैफे मामा जी? आप क्या बनता है प्रसादम में? क्या खिलाते हैं? नाश्ता बनाते, नाश्ता खिलाते, सुबह 7 बजे से शुरू कर देते हैं। हाँ। और रात को 11 बजे तक भोजन चलता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, 7 बजे से रात को 12 बजे तक? नहीं मामा जी, 11 बजे तक। 11 बजे तक। कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में लगभग भोजन करने या नाश्ता करने? यहाँ पे 500-600 लोग आ जाते हैं। और कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन में? एक दिन में 15 से 20 हजार की आमदनी हो जाती है। अरे वाह, ये तो गजब है भाई। अच्छा, कितनी दीदियां लगी इस काम में? 10 दीदियां लगी हुई है, मतलब दीदियों के परिवारों के लोग भी लगे हुए हैं, किसी के बेटे, किसी के पति है, मतलब परिवार के ही सदस्य हैं, समूह की दीदियों के परिवार के सदस्य हैं सर। जी मामा जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो एक परिवार को लगभग महीना भर में कितना मिल जाता है?
एक परिवार को लगभग महीने भर में 10 से 11 हजार रुपए मिल जाते हैं मामा 10 से 11 हजार रुपए एक परिवार को जी मिल जाते मामा हैं। जी मामा जी। अब देखो, सरोज ने जो बताया हमको, मैं सभी दीदियों से कहना चाहता हूं कि उनने दीदी कैफे, एम प्रसादम खोला। अच्छा है, अलग अलग नाम से खोले हैं, जी मामा जी। और लोगों को भोजन की भी जरूरत है और नाश्ते की भी जरूरत है। और बहनें जितना अच्छा भोजन और नाश्ता बना सकती और तो कोई बना नहीं सकता। सही बात है कि नहीं? तो हम अच्छा नाश्ता भी दे रहे हैं, अच्छा भोजन भी दे रहे हैं। 15-20 हजार मामा जी, हम रुपए। शुद्ध, हमारी दीदियाँ शुद्ध तेल, कच्ची घानी से तेल निकालती है, तो हम शुद्ध तेल इनसे ही खरीदते हैं। अच्छा, कच्ची घानी का तेल? जी मामा जी। तो तेल भी शुद्ध होता है, मिलावट वाला नहीं होता? नहीं होता सर, हम दीदियाँ खुद, ये दीदियाँ बनाती है, कच्ची घानी से निकालती है, और हल्दियाँ भी हम हमारी दीदियों से ही खरीदते हैं। अब सरोज ने एक कदम और बढ़ के बताया कि हम तो दीदियां जो चीज बनाती है, अगर तेल लाना हो तो वो डब्बा बंद नहीं लाते, शुद्ध तेल निकाल रही दीदी तो दीदियों से ही खरीदो। मतलब ये आपस में एक और समन्वय का काम हो सकता है कि जो दीदियां बनाए, अगर दूसरे समूह को जरूरत पड़े तो दीदियों से ही खरीद लो, तो दीदियों की बिक्री बढ़े। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपस में सहयोग से हम आमदनी और बढ़ा सकते हैं। ये मंत्र हमें सरोज ने दिया है। बहुत अच्छे सरोज। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब से ये काम कर रहे हो, आजीविका मिशन में जुड़े हो, तो शुरू में तो लोगों ने कहा था कि देखो बड़ी आई महिलाएं निकली है, क्या करेंगी। अब लोगों का देखने का नजरिया कैसा है? आप लोगों को जो काम कर रहे हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और लोग सोचते हैं कि महिला भी इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हमें उससे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, और हमारा शहर में भी नाम हो रहा है। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं तो मान और सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। कमाने वाली की तो इज्जत होती है, घर में भी हो जाती है। और हमें जब हम कमाएंगे खुद, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पहले हम अपने पति से पैसे मांगते थे तो कभी कभी कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम अब पैसे नहीं मांगते उनसे, हम अपना खर्चा खुद ही चला लेते हैं। अरे अब तो कभी कभी पतिदेव मांगते होंगे कि थोड़ी जरूरत है, दे दो हमें। जी मामा जी मांगते हैं। तो अब देखो, ये परिवर्तन है, ये साधारण बात नहीं है। पहले छोटी छोटी चीज के लिए पति पर आश्रित रहना पड़ता था, और पति कह देता था कहां से ले आऊं, आ गई मांगने। लेकिन अब हालत ये है कि जब पति को भी जरूरत पड़ती है तो हमारी दीदी कहती चिंता मत करो, ले जाओ। तो ये परिवर्तन है सचमुच में। देखो, पैसा, धन अगर आपके पास है तो धन के कारण भी सम्मान बढ़ता है कि ये तो खुद ही कमाती हैं, हम केवल आश्रित नहीं रहे। तो महिलाओं के प्रति देखने की जो दृष्टि थी, वो दृष्टि अब बदल गई है। मैं बहुत बधाई देता हूं सरोज आपको, सारी दीदियों को। जी मामा जी। बस ठीक है, तो फिर वही दीदी क्या एम प्रसादम में आके मिलेंगे। हमारी समूह की दीदी मंगोड़ी भी बनाती है, तो हम चाहते हैं कि ये स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में वितरित हो। एक हम ये देख लेते हैं कि मध्याह्न भोजन में जी मामा जी, सरोज जो कह रही है, मध्याह्न भोजन में ऐसी कौन सी चीज है जो हम आजीविका मिशन के समूहों से खरीद के ऐड कर सकते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव पर हम जरूर गंभीरता से विचार करके सरोज फैसला करेंगे। आपको और आपके पूरी समूह की दीदियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी मामा जी, और आपकी सभी भांजा आपका इंतजार करेगी, आप आना जरूर। बिल्कुल, जरूर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आना ही पड़ेगा जरूर। अरे इतने आग्रह से बुला रही हो तो जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। जी मामा, एक बार जानी है, वहां कार्यक्रम बना लेना। उमाकांत जी मंच पर मेरे साथ यहां उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री। अच्छा, एक और है अभी? जी सर, चलो फटाफट करें, क्योंकि आइए अंत में मिलते हैं बड़वानी जिले की सुधा दीदी से, जो कि आज राष्ट्रीय समुदाय मास्टर ट्रेनर हैं और जिनके पास हमें बताने को बहुत कुछ है। तो बातें करते हैं दीदी सुधा बघेल, राजपुर विकासखंड, जिला बड़वानी। अच्छा सुधा दीदी, मैं नहीं पूछता, आज तो आप कैसे आपने सफलता प्राप्त करी उसकी कहानी आप सब दीदियों को सुनाओ। तो मैं सुधा दीदी से ही कहता हूं
कि इस आजीविका समूह में हमने स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए, तो उनने कैसे सफलता प्राप्त करी ये बताओ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है सुधा बघेल और मेरे गांव का नाम है सनगांव और मेरे ब्लॉक का नाम है राजपुर और मेरे जिले का नाम है बड़वानी। मैं बड़वानी जिले से हूँ सर। और 2012 में मेरा समूह बना था। तो 2012 में हमारा समूह बना था, उससे पहले तो हमारी आर्थिक बहुत खराब थी। पर हम समूह आजीविका मिशन हमारे यहाँ पर 2012 में सितंबर महीने में आया था। तो वहाँ पर हमको दीदियों ने एक समूह हमारे गांव में बन गया था, लक्ष्मी समूह। तो दीदियों ने बोला कि तुम भी समूह से जुड़ जाओ। पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं तैयार जल्दी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि क्या पता क्या ये समूह में हम कभी जुड़ेंगे तो ये पैसे खा तो नहीं जाएंगे, ये डर मेरे मन में था। पर दीदियों ने मेरे को समझाया कि तू जुड़ जा, तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं जुड़ गई हिम्मत करके कि चलो जो भी होगा देखेंगे। 2012 में जुड़ी। उसके बाद में 2014 में मेरे को बुक कीपर एसएचजी बुक कीपर का प्रशिक्षण बड़वानी में लेने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पर 5 रोज का था। तो जिस दिन मेरे को फोन लगाया गया कि आजीविका मिशन से कि दीदी आपको बड़वानी जाना है, तो मेरे को बहुत डर लगा कि कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। पहली बार, क्योंकि घर से बाहर तो कभी मैं गई नहीं, मैंने कभी राजपुर ही नहीं देखा था और बड़वानी कैसे जाऊंगी। तो फिर मैं जैसे तैसे करके आ गई और मेरा एक छोटा सा लड़का था, उसको भी लेके आई। वो बहुत परेशान करता था। पर फिर मेरे मन में ये लगा मेरे को कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया बुक कीपिंग का। उसके बाद में फिर वापस गई, फिर और 5 दिन का लिया प्रशिक्षण। सुधा दीदी अल्प समय में, क्षमा कीजिएगा सुधा दीदी, अल्प समय में अपनी बात कहनी है, कम थोड़ा समय संक्षेप में थोड़ा जल्दी कहें और ये बताएं हिमाचल प्रदेश की यात्रा। हाँ, तो फिर बार बार प्रशिक्षण लेने के बाद में नेशनल सीआरपी का चयन किया गया, उसमें मेरा भी नाम आया। तो मैं हैदराबाद में 25 दिन का प्रशिक्षण मैंने लिया और फिर हिमाचल प्रदेश में अन्य जिले में प्रशिक्षण पहले लेने के लिए जाती थी, अब देने के लिए जा रही हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने सिरमौर में 12 दिन का प्रशिक्षण दिया और शिमला में 12 दिन का दिया। तो 24 दिन के मेरे को एक दिन के प्रतिदिन का 2000 मिला। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आज एक गांव की महिला जो कम पढ़ी लिखी है, 8वीं पढ़ी लिखी है, उनको 2000 एक दिन का सिखाने के लिए मिला। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने दूसरों दीदियों को सिखाया। और वहाँ पर चीज मैंने बड़ी अच्छी सीखी कि क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी नया शब्द था कि वेरी नाइस। बार बार वो दीदी बोलती थी कि वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं सोचती थी कि वेरी नाइस क्यों बोला करती है बार बार। वेरी नाइस सुधा जी, हाँ, तालियां बजाओ सुधा जी। देखो, एक बहन पहले खुद सीखती है, खुद प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अब वो सिखाने जाती है। हमारे नए जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और उस ट्रेनिंग के कारण वो फिर मिशन के माध्यम से कई तरह के काम कर पाती हैं आजीविका से संबंधित। और अभी सुधा बता रही थी कि उनको एक दिन की ट्रेनिंग के मास्टर ट्रेनर है 2000 रुपया मिलते हैं। और 2000 रुपया मतलब 60,000 रुपया महीना। हो सकता है रोज ट्रेनिंग करने देने ना जा पाए, लेकिन जितने दिन देती 2000 रुपया मिलते हैं। तो हम सबके लिए गर्व की बात है, पहले हम सीखें और उसके बाद हम सिखाने का काम करें। मैं सुधा जी को और उनके तरह के जितनी मास्टर ट्रेनर बहनें हैं उनको बहुत बधाई देता हूं और एक बार फिर कहता हूं वेरी नाइस सुधा जी, आगे बढ़ते रहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि नर्मदा जयंती के कार्यक्रम और आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनी दीदियों को भी मैं बताता हूं। आज एक अपने गांव से एक अभियान में शुरू कर रहा हूं, गांव का गौरव दिवस मनाने का। सरकार अकेली हर गांव में सब तरह का विकास नहीं कर सकती जब तक हम खुद चिंतित ना हों। इसलिए अपने गांव के लिए साल भर में हम एक बार समय निकालें
और अपने गांव के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। तो मैंने कहा शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैंने अस्पताल में जन्म नहीं लिया, मैंने गांव में ही जन्म लिया, घर में जैसा पहले होता था। तो उसी गांव में जाके गांव वालों के साथ बैठ के अपने गांव के विकास की और गांव की बेहतरी की योजना बनाऊंगा। आज वो कार्यक्रम भी है, नर्मदा जयंती के कार्यक्रम भी है, लेकिन आज सौभाग्य के दिन का प्रारंभ अपनी बहनों के साथ हो रहा है। इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी, उमाकांत उमराव जी, बेलवाल जी, सुषमा जी और पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई मेरी लाखों बहनों। देखो, चर्चा में हमने देखा कि हमारे अंदर अगर काम करने की तरफ हो तो बहनें चमत्कार कर सकती हैं। हम अभाव में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल ताने सुनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल अन्याय सहने के लिए पैदा नहीं हुए। इतिहास में, भूतकाल में हमने पहले देखा कि बहनों का और बेटियों का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना सम्मान नहीं होता था। मैंने अपने गांव में देखा, पति की मर्जी, पत्नी से चाहे जैसा व्यवहार करे, कभी डांट दिया, फटकार दिया और कभी कभी तो मार भी दिया। ऐसी घटनाएं होती थी, अब भी बिल्कुल नहीं होती, ये मेरा कहना नहीं, अब भी कई बार घरेलू हिंसा की घटनाएं सुनाई में देती है। नारी केवल ये सहने के लिए नहीं है। बचपन से मैंने ये भेदभाव और अन्याय अपने गांव में भी देखा था। बेटा और बेटी में भेद किया जाता था, बेटे को लाड़, बेटी आ गई तो कहां की आफत आ गई, मां की सूरत भी उतर जाती थी। और तब से दिल और दिमाग में ये बात बैठी थी कि मां, बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। और आज मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरे जीवन का मिशन है मां, बहन और बेटियों की बेहतर जिंदगी वो जिए, इसके लिए हर संभव कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना। और इसलिए जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी अनेकों प्रयास करता था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो योजनाएं बनी, अब तो योजनाएं बनी है जन्म लेने के पहले ही। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मातृ वंदना योजना बनी, हमने संबल योजना में भी तय किया कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 2 बेटियों तक 4,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि पोषण आहार भी वो खा सके ठीक से, खुद भी स्वस्थ रहे, बेटा बेटी भी आने वाला स्वस्थ पैदा हो। और एक चीज मैं और देखता था कि बेटा बेटी के जन्म के 8 दिन पहले तक खेतों में काम कर रही है, तो मेरे दिल में दर्द होता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी के जन्म के पहले कम से कम महीना भर तो आराम कर ले। और इसलिए ये विचार मन में था, इसलिए हमने तय किया 4,000 रुपया पहले देंगे और बेटा बेटी के जन्म के बाद फिर 12,000 रुपया और देंगे, ताकि लड्डू वड्डू भी ढंग से खा सके, पोषण आहार भी मिल सके और घर पे रह के आराम भी कर सके। तो बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले शुरू हो जाता है। अब बेटी पैदा हो तो 2 बेटियों तक तो लाडली लक्ष्मी कर दी अपन ने। 41 लाख लाडली लक्ष्मी बच्चियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, जो पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। और अब हम जल्दी लाडली लक्ष्मी 2 योजना भी लाने वाले हैं उन्हीं बेटियों के लिए। बेटियां पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई पत्रकार बने, कोई अलग क्षेत्र में जाए, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो बेटियों की हर संभव मदद की जाएगी। ढंग से पढ़ें,
और इसलिए एज भी बढ़ाई 21 साल। नहीं शादी हो गई तो फिर काय की पढ़ाई बढ़ाई, फिर कौन पूछ रहा पढ़ाई का। अब 18 साल में तो 12वीं तक ही आ पाती बेटियां, 12वीं या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई, 18 साल की उम्र हो गई। लेकिन अब बढ़ के कर दी 21 साल, ताकि उनको बड़े पदों पर पहुंचने का मौका भी मिल सके। तो बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें फ्री में, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, स्कॉलरशिप कई योजनाओं के अंतर्गत, 12वीं में अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए गांव की बेटी योजना के अंतर्गत। पढ़ाई में भी अगर वो तेज है पढ़ने में तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाए, मामा भरवाने का काम करे, ताकि बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा पैदा ना हो। अब कोरोना जैसी कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही फिर से धूमधाम से शादियों का कार्यक्रम भी फिर बेटियों की प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों का घर ठीक से बसे उसका इंतजाम भी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में उनको जॉब मिले, रोजगार मिले, उसके भी अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में, शिक्षक जैसी नौकरियों में अगर भर्ती होगी तो हमने तय कर दिया 50% भर्ती बेटियों की ही होगी, आधे बेटा आधे बेटी। बेटियों को रिजर्वेशन दे दिया ताकि बेटियां शिक्षक बने। हमने ये भी तय किया कि 30% नौकरियों में पुलिस की बेटियों को आरक्षण, मतलब अब 100 में से 30 पुलिस की भर्ती जब भी होगी तो 30 भर्ती बेटियों की करनी ही पड़ेगी। अब जब मैंने ये प्रयास शुरू किया, चर्चा चली, तो पुलिस में भी भारी विरोध हुआ। ये लड़कियां क्या करेगी, ये गुंडों का मुकाबला कहाँ से कर पाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटियां जब निकलती है तो अपराधी बिलों में घुस जाते हैं। बेटियां वहाँ भी कमाल का काम कर रही हैं। तो सरकारी नौकरियों में भी ज़्यादा आए वो। फिर एक काम और किया मेरी बहनों, जिससे बड़ा बदलाव आया। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि जितने भी चुनाव होते हैं, पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, पार्षद, सरपंच, पंच के, उन सब में आधे पदों पर केवल बहनें ही लड़ पाएंगी और लड़के चुनाव जीत के आएंगी। आज जरा ईमानदारी से बताना, अगर ये 50% मतलब आधा रिजर्वेशन हर एक पद के लिए, मेयर के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए, सरपंच पंच के लिए, जिला पंचायत के सदस्य के लिए, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए, अगर मैं आधा रिजर्वेशन नहीं करता 50%, तो क्या इतनी बहनें सरपंच बनती क्या? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, बनती क्या? ना इतनी सरपंच बनती, ना मेयर बनती, ना अध्यक्ष बनती। साहब कहते घर में बैठ, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे आज खावे। तो ये हालत होती थी। और घर में भी रहे और घूंघट भी, बाहर मत निकल जाना। और आज जब 50% का रिजर्वेशन मिला तो बहनें शान से चुनाव के मैदान में आई। साहब चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि मेरी श्रीमती जी लड़ रही हैं, साहब वोट दे दो। ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। इस फैसले के बिना इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो नहीं सकता था। लोग निकलने ही नहीं देते घर से। लेकिन अब बहनें बड़े बड़े पदों पर चुन रही है। और कई मेयर ने तो इतना अच्छा काम किया। अब तुलसी जी बैठे इंदौर में, महिला मेयर थी मालिनी गौड़ जी, 5 बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आ गया भाई। तो हमारी महिला मेयर बनी, अध्यक्ष बनी, सरपंच बनी। यहाँ एक बेटी है भक्ति शर्मा, वो सरपंच बनी, बहुत अच्छा काम करके दिखा रही। ऐसी एक नहीं आने को, देखो मौका मिले तब तो काम करोगे। अगर केवल चूल्हे में लकड़ी जलाती रहती तो कोई अपनी क्षमता का प्रकटीकरण कर पाती क्या?
मौका मिला तो चमत्कार कर दिया। और इसलिए ऐसे कई फैसले हमने करे जिससे बहन का सशक्तिकरण हो, बेटी का सशक्तिकरण हो। और उसी की एक बड़ी और अहम कड़ी है, जैसे अभी चर्चा में आया, आर्थिक सशक्तिकरण। पैसा पास में हो तो इज्जत अपने आप होने लगती है। आपको महाभारत का एक उदाहरण सुनाता हूं। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे थे, अर्जुन ने बाणों से बीत दिया और वो गिरे तो जमीन पे नहीं गिरे, इतने बाण थे कि बाणों पे ही धरे ऊपर, सरसैया कहते हैं उस पे थे। और तब उनसे ज्ञान लेने लोग पहुंचते, क्योंकि वो अपने इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त था कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा। तो वो जीवित थे, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने पांडव भी गए, साथ में द्रौपदी भी थी। तो भीष्म पितामह बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे तो द्रौपदी हंस दी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी तुम हंसी क्यों? तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह आज बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था जब भरी सभा में कौरव मेरा चीर हरण कर रहे थे और आप चुपचाप बैठे थे। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि बेटी, पुरुष अर्थ का दास है, पैसे के दास है। और तब दुर्योधन राजा थे, उनका अन्न मैंने खाया था, उसका बना खून मेरे शरीर में था और इसलिए उस समय ज्ञान कुछ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन के बाणों ने आज उस खून को मेरे शरीर से बाहर कर दिया, इसलिए मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ये कहा भीष्म पितामह ने, पुरुष अर्थ का दास है। अगर पैसा है तो इज्जत अपने आप हो जाएगी। और इसलिए पैसा आजीविका के लिए भी जरूरी है, पैसा आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है, पैसा आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन पैसा कमाए, सम्मान के साथ कमाए, आमदनी उसकी बढ़े। और आमदनी बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय अपने पास है, तो वो है आजीविका मिशन, अपना आजीविका मिशन। मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को बधाई देता हूं, बेलवाल जी जैसे हमारे साथी को बधाई देता हूं। मैं अपनी उन बहनों को बधाई देता हूं जो इस काम को आगे बढ़ाने में लगी है। मेरा सपना है, मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हर गरीब बहन आजीविका मिशन से जुड़ के कम से कम 10,000 रुपया महीना तो उसकी कमाई हो जाए। और उसके लिए दिन रात एक करेंगे, बहनों को लगातार जोड़ते रहेंगे। अभी हमने लगभग 40 लाख के आसपास बहनों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। अभी मैं हर महीना बैंकों की क्लास लेता हूं, ये भी रहते हैं उमाकांत उमराव और बेलवाल जी भी। बैंकों की क्लास कितना दिया तुमने पैसा, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं स्व सहायता समूहों को? डंडा लेके पीछे पड़ा हूं। तब आज 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाल रहे हैं और हर महीने डालते रहेंगे मेरी बहनों, चिंता मत करना। ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, बैंकों से पैसा भी दिलाएंगे और तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे और पैकेजिंग करने में भी सहयोग देंगे। मेरा अपनी बहनों से आग्रह के पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, एक के बाद एक नया काम करती जाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। और जो चीज आप उत्पादित करें उसको आजीविका मार्ट पोर्टल से जोड़ें। आजीविका मार्ट पोर्टल ऐसा है कि जिसमें आपका सामान पोर्टल में दिखने लगा तो घर बैठे भी ऑर्डर आने लगते हैं, जरूरत नहीं कि आप फेरी लगाने जाओ। तो वो उपाय भी हम करेंगे, लेकिन हम अपने उत्पादों को घर बैठे ही अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। सरकार द्वारा जो बैंक की ऋण सुविधा दी जा रही है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं देखो, उसका फायदा लो। साहूकारों से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है, सूदखोरों के चक्कर में हमको पड़ना नहीं है, नहीं तो वो बर्बाद कर देते हैं।
और मेरी बहनों, आत्मविश्वास के साथ खुद सोचो। अगर स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाएं तो हम कोई के भरोसे काय को रहें? खुद दुकान पे जाओ, मोल भाव करो, अच्छी क्वालिटी का सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करो। ये हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? स्वतंत्र रूप से निश्चिंत होकर अपना कारोबार करें तो सब चीजें ठीक होती चली जाएगी। खुद सामग्री खरीदें और जहां तक हो सके नगद लेन देन के बजाय डिजिटल लेन देन की तरफ आगे बढ़ें। एक बार अगर कोई समूह बन गया तो वो समूह फिर टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, वो चलना चाहिए। और समूह में 13 सूत्र आपको सिखाए जाते हैं। उन 13 सूत्रों पर आप पूरा अमल करते हो। 13 सूत्र सबको मालूम है ना? यहां बैठी बहनों से 13 सूत्र पता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताइए। पता है 13 सूत्र? हाँ, तो 13 सूत्र सीख लो, क्योंकि ये ट्रेनिंग का विषय है। हम सीखना चाहते तो हम सीख जाते हैं। उन्हीं सूत्रों पर चलते हुए अपने समूह को आप आगे बढ़ाएं। सरकार बाजार उपलब्ध कराएगी। सरकार कई चीजें, जैसे आपने देखा स्कूल की यूनिफॉर्म, बिजली के बिल का कलेक्शन, अब ये जो हमारी राशन की दुकानें, वो भी कई जगह बहनों से ही हम चलवाएंगे। गेहूं की खरीदी और बाकी चीजों की खरीदी, उसमें भी बहनों को लगाने का काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे अनेकों नए नए काम भी हम खोजते चले जाएंगे। आप भी खोजें, हम भी खोजें, और ये संकल्प करें कि आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आमदनी अपनी बढ़ाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा होंगे, ताकि जरूरत पड़े तो परिवार की मदद हम खुद कर सकें कि ये काम हम करेंगे। पति की भी मदद आप कर सकें। मैं कोई पति पत्नी में मतभेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन महिला को भी स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए साहब। हम केवल ताने सुनने के लिए नहीं है। आखिर भारत में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माँ, बहन और बेटियों की पूजा होती है, वहीं भगवान निवास करते हैं। जहां बहनों की इज्जत नहीं होती, वहां भगवान भी निवास नहीं कर सकते। इसलिए गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं हम, तो पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़े, भाई आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आपके साथ है। जगह जगह आज हमारे विधायक साथी जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ हैं, मंत्री आपके साथ हैं। मिलके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान देंगे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। आपके अनमोल आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन के लिए कोटिसह आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आजीविका कैलेंडर के विमोचन का सादर अनुरोध है। आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदेश भर में संचालित गतिविधियां, दिशा निर्देश व नियमावली का सूक्ष्म संकलन है यह आजीविका कैलेंडर, जो कि एक सारगर्भित समग्र प्रशिक्षण सामग्री है। यह कैलेंडर हमेशा हमारी दीदियों की नज़र के सामने एक सहज सरल प्रशिक्षण सामग्री के रूप में विद्यमान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आजीविका कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्वसहायता समूहों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किए जाने का अनुरोध है। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला सीहोर ग्राम भावरा के गंगा स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिवों को राशि रुपये 4 लाख का चेक प्रदाय किए जाने का अनुरोध है। स्वसहायता समूह गंगा के अध्यक्ष सचिव कृपया मंच पर पधारें। जिला सीहोर ग्राम भावरा के गंगा स्वसहायता समूह द्वारा पशुपालन गतिविधि की जा रही है और माननीय ये डेयरी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए इस 4 लाख रुपए के चेक को प्राप्त कर रही हैं गंगा स्वसहायता समूह की अध्यक्ष व सचिव जिला सीहोर ग्राम भवरा। आप जोरदार तालियों से अपनी बहनों का अभिनंदन करती रहें।
जिला भोपाल ग्राम रतुआ रतनपुर के श्री राम स्वसहायता समूह की अध्यक्ष सचिव से निवेदन है कि वे 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करने के लिए कृपया मंच पर पधारें। जिला भोपाल ग्राम रतुआ रतनपुर की श्री राम स्वसहायता समूह की महिलाएं छोटी सी पशुपालन गतिविधि से वृहद मिल्क चिलिंग सेंटर एवं डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने हेतु 6 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन। जिला विदिशा ग्राम सप्तुल पुरताल के रामकृष्ण स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिव से निवेदन है कि कृपया 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। विदिशा जिले की ग्राम सप्तल पुरताल के रामकृष्ण स्वसहायता समूह द्वारा पशुपालन गतिविधि को बढ़ाने के लिए ये 6 लाख रुपए प्राप्त किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। जिला रायसेन ग्राम सियरमाऊ के शिवाय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 5,75,000 का चेक प्रदान किया जा रहा है। जिला रायसेन ग्राम सियरमाऊ की शिवाय स्वसहायता समूह की बहनें रेडीमेड गारमेंट और सिलाई उद्यम के लिए 5,75,000 प्राप्त करते हुए जिला राजगढ़ ग्राम भूरा के भोलेनाथ स्वसहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 6,66,000 का चेक डेयरी व्यवसाय को और भी उन्नत और आधुनिक तथा वृहद स्तर पर ले जाने हेतु डेयरी व्यवसाय के लिए 6,66,000 का चेक प्राप्त करते हुए राजगढ़ जिले की बहनें। जोरदार तालियां। अब मैं आभार प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदरणीय LM बेलवाल सर। नमस्कार। अंधेरे से उजाले की ओर, निर्धनता से संपन्नता की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का काम करता है आजीविका मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्रीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारी बहनें, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देशों में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, यहाँ तक कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक बहुत बड़ा प्रयास है हमारी बहनों को बैंकों से ऋण दिलाने का। आज इसी प्रयास में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार, जैसे उन्होंने भी बताया है कि बैंकों से ये बात कही जा रही कि हमारी जो बहनों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण दिया जाए और ये हमारी गारंटी है कि हम उनका जो भी बैंकों से ऋण लिया जाएगा उसको हम समय पर वापस करेंगे और पूरा वापस करेंगे। तो आज के इस प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मैं अपनी बहनों की ओर से, सर 40 लाख बहनें हमारी हो गई हैं, तो 40 आजीविका परिवार हमारा 40 लाख है और आपने जैसे निर्देश दिए हैं आने वाले समय में ये परिवार हमारे 65 लाख हो जाएंगे और जब तक 65 लाख परिवार सबके सब परिवार न्यूनतम 10,000 रुपया आय नहीं करना शुरू कर देंगे तब तक हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उस सपने को पूरा करने में आप सभी लोगों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम जल्दी पूरा करेंगे। जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे हमारे दीदियों की 2 ही अपेक्षाएं रहती हैं, एक उनका मार्गदर्शन और दूसरा हमारा उत्साहवर्धन। ये 2 चीज़ें हमें लगातार मिलती हैं और मिलते भी रहेंगी। मैं एक बार पुनः सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल से, इस सभागार से और प्रदेश के अन्य जिलों से जो भी लोग जुड़े हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को प्रणाम।